हेलो फ्रेंड्स, आई एम अस्मिता एंड वेलकम टू घर बैठे पढ़ो। आज हम साइंस का 7th टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है मोशन, फोर्स एंड वर्क। सो हम उसके रिलेटेड जो भी टर्म्स है उसे देखेंगे, उसकी डेफिनेशंस देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर अब आपको बहुत सारी इमेजेस दिख रही होंगी स्क्रीन पर, जैसे कि हॉर्स है, काऊ है, एक मैन कार्ट को पुल कर रहा है, गैस है, उस पर प्रेशर कुकर रखा है। तो यहाँ पर हर जगह पर, हर इमेज में कोई ना कोई वर्क हो रहा है, कोई ना कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है और कोई कहीं ना कहीं एनर्जी भी की ज़रूरत पड़ रही है। तो यहाँ पर हम थर्ड एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि वो आदमी जो कार्ट को पुल कर रहा है। यहाँ पर जब आदमी कार्ट को पुल कर रहा है तो वो वहाँ पर उसे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा है ताकि वो कार्ट को मोशन मिल सके। तो यही है मोशन। सो मैं पहले आपको मोशन की डेफिनेशन बताती हूँ कि इफ़ द पोजीशन ऑफ द बॉडी चेंजेस विथ टाइम देन द बॉडी इज सेड टू बी मोशन। मतलब हम जब किसी भी बॉडी का पोजीशन चेंज करना चाहते हैं तब उसे हम मोशन कहते हैं। किसी भी बॉडी का अगर पोजीशन चेंज होती है तो हम उसे मोशन कहते हैं। ओके, सो व्हाट कॉजेज द चेंज इन मोशन। तो मोशन आखिर होता क्या है, उसे वो चेंज क्यों होता है। सो अगर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, वेन एवर द एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू द बॉडी देन द बॉडी चेंज इन मोशन। सो उसका कॉज क्या है कि हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तभी उस बॉडी में चेंज होता है। और एक बात है कि जब रेस्ट भी पोजीशन होती है, मतलब इफ़ द पोजीशन ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंज विथ टाइम, तब हमें उस बॉडी को क्या कहते हैं, रेस्ट में। सपोज़ मैं आपको हम एग्जांपल देखेंगे कि एक 10 kg का स्टोन है, तो मैं अगर उसे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूँगी तो वो पोजीशन उसकी चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर उसके बजाय मैं अगर 100 kg का स्टोन लेती हूँ और उसे मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाती हूँ तो वो स्टोन की पोजीशन चेंज नहीं होगी, वो रेस्ट में रहेगा। तो इसका मतलब है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स इस बॉडी का पोजीशन चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम को हम वहाँ पर कंसिडर करेंगे, तो उसे हम कहते हैं मोशन। एंड इफ द पोजीशन ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंज विथ टाइम देन इट इज सेड टू बी रेस्ट। सो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो हमने पीछे के टॉपिक में भी देखा था कि वेक्टर्स और स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती है, ये देखा था। तो फिर से मैं रिपीट करती हूँ कि जो भी क्वांटिटीज़ होती हैं जिसे सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड एज ए स्केलर क्वांटिटीज़, एंड द क्वांटिटीज़ विच रिक्वायर्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड एज ए वेक्टर क्वांटिटीज़। तो यहाँ पर डिस्टेंस जो है इसे हम सिर्फ मैग्नीट्यूड इसका लगता है इसे, इसीलिए हम इसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट जो है इसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं क्योंकि इसे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि रंजित का घर है। रंजित इज़ एट प्लेस ए और उसका स्कूल जो है वो एट डी पोजीशन पे है। तो वो क्या करेगा कि डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, कहाँ से, ए टू बी, बी टू सी और सी टू डी, ये वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। और डिस्टेंस आपको पता होगा कि डिस्टेंस जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, तो इससे हमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत नहीं होती है। बट डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसे हमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है और डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। तो अभी डिस्टेंस मतलब क्या होता है कि तो टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रैवल्ड बाय द बॉडी, मतलब जो टोटल लेंथ, मतलब ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, ये जो टोटल लेंथ कवर किया है उसे हम डिस्टेंस कहते हैं ना। यहाँ पर डेफिनेशन देखते हैं, द लेंथ ऑफ द रूट एक्चुअली ट्रैवर्स मतलब ट्रैवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन। तो यहाँ पर वो डायरेक्शन हम यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। सो यहाँ पे हम डायरेक्शन का यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ हमें इसका मैग्नीट्यूड देखना है। तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन इज कॉल्ड अ डिस्टेंस। मतलब इन शॉर्ट क्या होता है कि जो टोटल लेंथ जो ट्रैवल किया है बॉडी ने उस इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। तो ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि 500 मीटर्स, फिर 700 मीटर्स और फिर 300 मीटर्स, ऐसे इसने टोटल 1500 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल किया है। ओके, सो अभी आगे देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट। अभी डिस्प्लेसमेंट है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है मतलब हमें इस पर डिस्टेंस, इसमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए और इसमें डायरेक्शन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो
जो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या होती है कि शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल्ड बाय द बॉडी। एक मैं जनरल डेफिनेशन बता रही हूँ आपको, ये जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ जो होती है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ओके, सो द मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी इन वन डायरेक्शन फ्रॉम द ओरिजिनल पॉइंट टू रीच द फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड एज अ डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि द मिनिमम डिस्टेंस, यहाँ पर एकदम शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब देखिए ABCD ये 4 पॉइंट्स है, तो A to B, B to C, C to D इसे हम डिस्टेंस कहते हैं। लेकिन डायरेक्टली हम अगर डायगोनली एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो A to D जो पाथ है वो 1000 मीटर्स दिया है, तो वो हो गया डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर हमें डायरेक्शन भी इम्पॉर्टेंट है और इसका मैग्नीट्यूड भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। और इसका जो यूनिट है यहाँ पर बताया है कि इन डिस्प्लेसमेंट एंड बोथ डिस्टेंस एंड डायरेक्शन आर टेकन इनटू अकाउंट, देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज मीटर्स इन SI एज वेल एज MKS सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। तो इसका यूनिट जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, दोनों भी अलग अलग क्वांटिटीज़ है, एक स्केलर है एक वेक्टर है, लेकिन उसका यूनिट जो है वो एक ही है और उसका यूनिट है मीटर्स। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो हम आगे अभी देखते हैं, आगे जो टर्म है वो है स्पीड एंड वेलोसिटी। अभी व्हाट इज मेंट बाय स्पीड? तो स्पीड एक्चुअल में होती क्या है? तो द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी between the initial and final points of a straight line motion without any consideration of direction in unit time is called as speed of the body। मतलब क्या होता है कि एक टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल किया है कोई भी मूविंग बॉडी ने, उसे हम स्पीड कहते हैं विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑफ द डायरेक्शन। यहाँ पर हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब डिस्टेंस की जैसे ही होता है, लेकिन टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय, हमें टोटल डिस्टेंस इसका देखना पड़ता है। और द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स ऑफ द स्ट्रेट लाइन मोशन विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑफ द डायरेक्शन इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज अ स्पीड ऑफ द बॉडी। सो अभी आपको पता है ये कि इसका फॉर्मूला क्या है, तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखा है इसका, ये तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये उसका फॉर्मूला है। सो हमने देखा कि फाइनल और इनिशियल पोजीशन में जो भी डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो स्पीड कहते हैं। सो व्हेन वी से दैट द स्पीड ऑफ अ कार इज़ 40 km/h देयर इज़ नो नीड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन। तो मैंने पहले ही कहा था कि स्पीड जो है ये स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसे सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है, यहाँ पर डायरेक्शन की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बट टू प्रेडिक्ट वेदर अ स्टॉर्म विल रीच अ पर्टिकुलर प्लेस और नॉट, अ मेंशन ऑफ इट्स डायरेक्शन इज एसेंशियल। सो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया कि अगर मैंने कहा कि कार की स्पीड 40 km/h, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मुझे यहाँ पर डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 40 km/h इन द साउथ और वेस्ट और ईस्ट, ये नहीं कह रही हूँ। लेकिन अगर मैंने एक दूसरा एग्जांपल लिया कि स्टॉर्म है, तो वहाँ पर किस डायरेक्शन में स्टॉर्म आ रहा है, ये ईस्ट में है या नॉर्थ ईस्ट में है या वेस्ट में है, ये हमें जानने के लिए हमें इसकी डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। सो यहाँ पर जो स्पीड जो है वो स्पीड जो है ये स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया? सो यहाँ पर मैंने अभी आपको फॉर्मूला दिखाया था कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और डिस्टेंस का आपको यूनिट पता है, मीटर है, और टाइम पीरियड का यूनिट है सेकेंड। तो इसका जो फॉर्मूला है स्पीड का वो यूनिट हो जाता है मीटर पर सेकेंड। ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि वेलोसिटी। अब वेलोसिटी और स्पीड अलग अलग है। क्यों? क्योंकि स्पीड भी वैसे ही है जैसे कि स्पीड जैसे स्केलर क्वांटिटी है, वैसे वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है? वेलोसिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है? If a body is going in a definite or fixed direction during its straight line motion, changes its position in unit time। अगर कोई भी बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में जा रही है और वो उसका डायरेक्शन चेंज करती है, पोजीशन चेंज करती है इन यूनिट टाइम, देन इट इज़ कॉल्ड एज अ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। सपोज अभी यहाँ पर एक डेफिनेशन भी है आपके बुक में भी, वेलोसिटी इज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ बॉडी इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन इन यूनिट टाइम।
तो यहाँ पर क्या किया है कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में वो बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, यूनिट टाइम में, उसे हम वेलोसिटी कहते हैं। ओके, सो वेलोसिटी का फॉर्मूला का है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, तो मीटर पर सेकेंड इसका भी यूनिट हो जाएगा। सो वेक्टर क्वांटिटी जो है यहाँ पर हमें इसकी डायरेक्शन भी इम्पॉर्टेंट है, और जो स्पीड है उसे हमें डायरेक्शन की इम्पोर्टेंट नहीं है, इसीलिए स्पीड जो है ये स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, और दोनों का भी यूनिट है मीटर पर सेकंड। ओके, सो यहाँ पर आपको एग्जांपल और एक दिया है कि वेलोसिटी और स्पीड यहाँ पे ये कैलकुलेट की है। सो हमने पीछे एग्जांपल में देखा था कि ABCD ये जो पॉइंट्स दिए थे, तो AB का डिस्टेंस 500 मीटर्स था, BC का 700 मीटर्स था और CD का 300 मीटर्स था। तो मैंने तभी आपको एक्चुअल डिस्टेंस जो है, एक्चुअल डिस्टेंस मतलब क्या कि पूरी पाथ ट्रैवल किए वाला जो रहता है फ्रॉम फाइनल टू इनिशियल पोजीशन, उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। तो यहाँ पर 1500 मीटर्स ये जो है उसका डिस्टेंस है, और जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो शॉर्टेस्ट पाथ होती है, इसलिए यहाँ पर रंजित डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम होम टू स्कूल AD = 1000 मीटर्स ये दिया है। ओके, तो हम वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। तो वेलोसिटी कैसे, वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और स्पीड का क्या फॉर्मूला है, डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हम ये दोनों कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है हमने ऊपर निकाला है 1000 मीटर्स अपॉन टोटल टाइम। अभी टोटल टाइम वहाँ पर इमेज में आप देख सकते हैं, 1 सेकेंड में आपको दिखा दूँ। हाँ, तो यहाँ पे A to B, B to C, C to D, यहाँ पर A to B 8 मिनट्स लग रहे हैं, B to C 11 मिनट्स और C to D 6 मिनट्स। तो वही हमने किया है, यहाँ पर टोटल उसका टाइम जो है ड्यूरेशन है उसे 25 मिनट्स लिया है, और उसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर अभी 40 मिनट्स मीटर्स ये कैसे आया, तो यहाँ पर 25 मिनट्स है, तो मिनट्स को हमने सेकंड्स में कन्वर्ट कर लिया है, क्योंकि दोनों भी हमें एक ही फॉर्म में चाहिए, या तो मीटर्स में चाहिए, मीटर पर सेकंड इसका यूनिट है, या फिर आप किलोमीटर्स में कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मिनट्स का सेकंड्स में करना इजी है, इसीलिए मैंने 25 को हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 25 4 = 100, सो ऊपर 40 और नीचे 60, तो 0.66 मीटर्स पर सेकंड ये वेलोसिटी उसकी आएगी। अब नेक्स्ट है स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम है। तो टोटल डिस्टेंस हमने जो ट्रैवल किया था AB BC CD, तो टोटल डिस्टेंस कितना आया था 1500 मीटर्स आया था अपॉन 25 मिनट्स। यहाँ फिर से हमें इस 25 मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसे हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसकी स्पीड आ जाएगी 1 मीटर पर सेकंड। ओके, सो अब हम देखेंगे कि एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। होप सो कि आपको पीछे का पार्ट पूरा सा क्लियर हुआ होगा। जो स्पीड है, डिस्टेंस है, वेलोसिटी है, हमने तीनों की डेफिनेशन देखी है। मैं फिर से आपको रिपीट करती हूँ कि हमने क्या क्या देखा। एक तो हमने मोशन की डेफिनेशन देखी। मोशन मतलब क्या होता है, इफ़ द पोजिशन ऑफ द बॉडी चेंजेस विथ टाइम then the body is said to be in motion, and if the position of the body does not change with time then it is said to be in rest. ओके, ये हो गया मोशन। फिर हमने देखा था कि डिस्टेंस, तो टोटल लेंथ पाथ ट्रैवल्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड एज अ डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और लीस्ट डिस्टेंस ट्रैवल बाय बॉडी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स, उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और वेलोसिटी भी हमें फिक्स डायरेक्शन में होती है, इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम फाइनल टू इनिशियल पोजीशन, जहाँ पर हमें डायरेक्शन भी इम्पॉर्टेंट होता है, उसे हम वेलोसिटी कहते हैं। डिस्टेंस जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड ये स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी ये वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, सो अब हम आगे देखते हैं कि एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है। तो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं 7.3 इमेज में कि एक ट्रक है जो ट्रैवल कर रही है A to B, B to C, C to D. So the velocity of an object can change even while it's moving along a straight line. तो यह एवरेज वेलोसिटी क्या होती है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी अपॉन द टोटल इलैप्स टाइम। मतलब क्या होता है कि हर एक टाइम में उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज होती है। इफ़ इट रिक्वायर्स ऑल टुगेदर 1 आवर फॉर दिस, इट्स एवरेज वेलोसिटी इज 40 km/h। अब ये कैसे होगा कि देखिए, अगर A to B हम देखेंगे तो वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो 10 किलोमीटर्स,
ठीक है। और उसे टाइम कितना लग रहा है, यहाँ पर दिया है वेलोसिटी ऑफ द डिस्टेंस ए बी इन किलोमीटर पर आवर दिया है कि 10 मिनट्स लगते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ डिस्टेंस ए टू बी कितनी आ रही है, 60 किलोमीटर पर आवर। और हम देख रहे हैं कि टोटल वेलोसिटी जो है इसकी वो आ रही है 40 किलोमीटर्स पर आवर। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो टाइम दिया है उसका अलग अलग टाइम है, इसीलिए हमें से इंस्टेंटेनियस मतलब वो इंस्टेंट पे उस पॉइंट पे उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी अलग है, इसीलिए हमें से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। अगर एवरेज बोला तो क्या कि टोटल डिस्प्लेसमेंट उसने जितनी भी डिस्प्लेसमेंट की है 10 किलोमीटर्स 10 किलोमीटर्स और 20 किलोमीटर्स, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम जब हम करेंगे तो उसे हम एवरेज वेलोसिटी कहेंगे। लेकिन अगर A टू B पॉइंट, फिर B टू C पॉइंट, फिर C टू D पॉइंट, ये जो इंस्टेंट पर हम जो उसकी डिस्प्लेसमेंट और टाइम देख रहे हैं वो अलग अलग है, इसीलिए उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी अलग अलग होगी। सो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम, मतलब जो हमने टोटल उसका डिस्प्लेसमेंट लिया है बाय टोटल टाइम लिया है उसे हम एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। ओके, सो यहाँ पर उन्होंने दिया है कि इफ़ 1 आवर लगता है उसे A टू D डिस्टेंस ट्रैवल करने में, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है उसका 40 किलोमीटर्स पर आवर है, और पर आवर है मतलब 1 आवर लग रहा है, तो उसका कितना आएगा, एवरेज वेलोसिटी 40 किलोमीटर्स आएगा। लेकिन हम जब उसे इंस्टेंटेनियस निकालेंगे तो उसका वैल्यू अलग आएगा। ओके, सो अब हम देखते हैं आगे एक्सेलरेशन। सो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ये आपको समझ में आएगा होप करती हूँ। अभी आगे देखते हैं कि एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। मतलब क्या कि अगर किसी भी बॉडी की अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, पहले हमने क्या देखा था स्पीड में कि किसी भी बॉडी वेलोसिटी जो देखा था, वेलोसिटी में क्या होता है कि कोई भी बॉडी है उसका हमें उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, स्ट्रेट लाइन में चेंज हो रही है, यूनिट टाइम में चेंज हो रही है, तो उसे हम वेलोसिटी कहते थे। द बॉडी इज गोइंग इन अ डेफिनाइट डायरेक्शन ड्यूरिंग इट्स स्ट्रेट लाइन और मोशन, हमने यहाँ पर डेफिनेशन देखी थी उसकी। और है कि वेलोसिटी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी कैन बी कैलकुलेटेड बाय, मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम था, ठीक है। वेलोसिटी जो था ये डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम था, और जो एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी बाय टाइम है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम जो है वो वेलोसिटी है, और जो वेलोसिटी बाय टाइम है वो एक्सेलरेशन है। तो देखेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, ओके, वेलोसिटी चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे एक्सेलरेशन। In the previous example, the truck covered the distance AB at the velocity of 60 km per hour, BC at 30 km per hour, and CD at 40 km per hour. It means that the velocity for the distance CD is greater than the velocity for the distance BC. तो यहाँ पर velocity जो CD की है वो ज़्यादा है क्योंकि 40 किलोमीटर्स आई है। पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा था कि BC जो है उसकी वेलोसिटी CD की जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा आई थी BC से। क्यों, उसका डिस्टेंस जो डिस्प्लेसमेंट उसने किया था वो 20 किलोमीटर्स था, और इसी वजह से उसका जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा आया था। सो फ्रॉम द नंबर ऑफ सेकंड्स रिक्वायर्ड फॉर दिस चेंज इन वेलोसिटी टू टेक प्लेस द चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड कैन बी डिड्यूस, सो दिस इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। सो चेंज इन वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन एंड चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ द यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज अ वेलोसिटी। ओके, सो अभी यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, हम देख सकते हैं कि सपोज़ यहाँ पर एक ग्लास मार्बल है, हमने उसे स्मूथ सरफेस पर अगर रोल कर दिया तो क्या होगा, या फिर कैरम बोर्ड है, हम कैरम खेलते हैं तो वहाँ पे जो स्ट्राइकर होता है तो वो स्ट्राइकर हम उस पर थोड़ा सा पाउडर अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वो एकदम फास्ट मूव करने लगता है, उसका स्पीड जो है वो चेंज होती है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन बहुत कम होता है, और तो इसीलिए उसका जो एक्सेलरेशन है या फिर उसकी स्पीड जो है बढ़ जाती है। ओके, सो वही एग्जांपल यहाँ पर उन्होंने बताया कि जब भी हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो बॉडी को मोशन मिलता है, उसे स्पीड मिलती है, या फिर उसे वेलोसिटी मिलती है, या फिर उसे एक्सेलरेशन मिलता है। सो एक्सेलरेशन आपको पता चल गया, उसका क्या डेफिनेशन है कि चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन, और उसका यूनिट जो है वो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे कि वेलोसिटी का यूनिट था मीटर पर सेकेंड, तो इसका यूनिट जो है वो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके,
अब हम आगे देखेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। हमने देखा मोशन, जब भी हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी बॉडी पर तो वो बॉडी मोशन में आ जाती है, उसे हम मोशन कहते हैं। फिर हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट देखा, फिर हमने वेलोसिटी देखा, फिर हमने एक्सेलरेशन देखा। अब हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ देखेंगे जो मोशन पे डिपेंड है। तो न्यूटन ने जब 1687 में ही न्यूटन ने ये जो ग्रेट मैथमेटिशियन है उन्होंने ये जो लॉज ऑफ मोशन है वो 1687 में दिए थे। ठीक है, तो उनके जो 3 लॉज है यहाँ पर हम पढ़ेंगे, और उनकी एक बुक थी प्रिंसिपिया बोलकर, 1987 में ही उन्होंने ये 3 लॉज दिए हैं जो मोशन पे डिपेंड है। ओके, सो इफ़ अ बॉडी कंटिन्यू, उसका पहला हम देखेंगे कि फर्स्ट लॉ क्या है। इफ़ नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इट्स वेलोसिटी डज नॉट चेंज, दैट इज द बॉडी डज नॉट एक्सेलरेट. In other words, if a body is stationary, it will remain stationary. If it is in motion, it will continue moving with the same velocity and in the same direction. तो अभी मैं आपको एक इसका डेफिनेशन पहले बताती हूँ कि क्या है एक्चुअली ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है। अगर बॉडी कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इन द सेम डायरेक्शन अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू इट। मतलब क्या है कि अगर कोई भी बॉडी है, जब तक मैं उसे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करूँगी तब तक उसकी बॉडी में कोई भी मोशन या फिर कोई भी चेंज नहीं होगा। उसे हम फर्स्ट लॉ कहते हैं, इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं फर्स्ट लॉ को। तो जब तक कोई भी बॉडी है, अगर वो रेस्ट में है या फिर मोशन में, अगर रेस्ट में है, अगर मैं उसे एक्सटर्नल कोई भी प्रेशर अप्लाई नहीं करूँगी और वो बॉडी रेस्ट में ही है तो वो रेस्ट में ही रहेगी। सपोज़ अगर वो बॉडी मोशन में है और अगर मैं उसे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, प्रेशर नहीं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, तब वो बॉडी मूव करेगी, या फिर जो मूविंग बॉडी है वो रेस्ट करेगी या रेस्ट बॉडी है वो मूव करेगी। जब तक मैं उसे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करूँगी तब तक उसके मूवमेंट में चेंज नहीं होगा। उसे हम फर्स्ट लॉ कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। सब समझे? If no force is acting on a body, its velocity does not change, that is the body does not accelerate. In other words, if a body is stationary, it will remain stationary. अगर कोई भी बॉडी स्टेशनरी है मतलब उसकी कोई भी मूवमेंट नहीं है, वो रेस्ट पर है, तो वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। और इफ़ इट इज़ इन मोशन इट विल कंटिन्यू इन मूविंग विद द सेम वेलोसिटी एज इन द सेम डायरेक्शन। ओके, सो अगर हम कोई भी बॉडी है और वो उसकी मोशन में है, अगर उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो वो वैसे ही मोशन में रहेगी। इन शॉर्ट यही है। सपोज एक पेंडुलम है, वो उसके पेंडुलम, आपका क्लॉक का पेंडुलम पता है, वो उसके मोशन में रहता है। जब तक हम उसे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके उसे स्टॉप नहीं करेंगे तब तक वो मोशन में ही रहेगा। जब हम स्टॉप कर जब तक हम उसे एक्सटर्नल फोर्स लेके उसके मोशन में काम नहीं करेंगे उसके, तब तक वो रेस्ट पे ही रहेगा। समझ में आया? जब तक हम क्लॉक के पेंडुलम को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा तो क्या होगा कि वो पेंडुलम मूव ही करता रहेगा, लेकिन जब हम उसे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो स्टॉप हो जाएगा। एक बार वो स्टॉप हो गया तो जब तक हम फिर से उसे फोर्स एक्सटर्नल अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो मोशन में नहीं आएगा। यही फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया है। मतलब क्या होता है कि जब हम ट्रेन में बैठे हैं और ट्रेन सडनली स्टार्ट होती है तो क्या होता है, हम थोड़ा सा आगे या पीछे ऐसे लीन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो है, हमारी बॉडी जो है तब इनर्शिया में होती है, मतलब वो रेस्ट पोजीशन पे होती है, और एकदम से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो जाता है तो हमें एक मोशन मिल जाता है। समझे? ये उसका एग्जांपल है। या फिर कोई भी मतलब गाड़ी पे बैठे हो या फिर बाइक पे बैठे हो, अर्जेंट ब्रेक भी दबाया तो क्या होगा, ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद क्या होता है, हमारी बॉडी थोड़ी फॉरवर्ड लीन हो जाती है ना। तो फिर वही है कि हम वहाँ पर इनर्शियल पोजीशन में होते हैं, और जब तक हमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता तब तक हमारी बॉडी कैसी रहती है, रेस्ट में है। लेकिन जब भी ब्रेक्स अप्लाई किए जाते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी फॉरवर्ड लीन हो जाती है। तो वो इनर्शिया की वजह से। इनर्शिया मतलब क्या, हमारी एक स्टेट होती है बॉडी की, वो जो मेंटेन होती है। जब तक हमें उसे एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, तो उसे कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके,
सो यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया है कि यहाँ पर एक स्ट्रिंग है, वुडन ब्लॉक उसे अटैच किया है और एक वेट भी रखा है और एक पुली भी है। ओके, तो विच फोर्स इज अप्लाइड हियर एंड हाउ कैन दिस फोर्स बी इंक्रीज्ड एंड व्हाट विल हैपन ऑन अप्लाइंग मोर फोर्स एंड व्हेन कैन वी से दैट वर्क इज डन बाय द अप्लाइड फोर्स। अब यहाँ पर देखें कि इफ द ब्लॉक मूव्स फॉरवर्ड वी कैन से दैट इट हैज़ बीन बी डिस्प्लेस्ड and due to the displacement we can say that the force has done some work. Okay, and can we measure this work? We know that work done depends on the force and displacement. Okay, तो यहाँ पर देखिए कि ये वुडन ब्लॉक है, यहाँ पर एक पुली है और एक वेट है। जब भी मैं उसका वेट इंक्रीज करूँगी वो वुडन ब्लॉक क्या होगा, आगे 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 आता जाएगा। अगर मैंने वेट रिड्यूस किया तो वो पीछे 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 चला जाएगा। मतलब क्या है, यहाँ पर कोई ना कोई वर्क डन हो रहा है। वर्क डन हो रहा है मतलब यहाँ पर उस ब्लॉक को कोई तो भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है। कहाँ से, वो वेट से। जब भी मैं वेट इंक्रीज करूँगी तो वो वुडन ब्लॉक जो है वो आगे मूव करेगा। जब भी वेट हम रिड्यूस कर देंगे तो वुडन ब्लॉक जो है वो पीछे मूव करेगा। तो इसी में वर्क डन जो है वो होता है। ओके, सो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है कि वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एस। मतलब क्या है कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसे हम वर्क डन कहते हैं। अगर 1 न्यूटन का फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं तो उसे अप्लाइड ऑन द वुडन ब्लॉक ऑन द टेबल एंड द ब्लॉक इज डिस्प्लेस बाय 1 मीटर। मतलब यहाँ पर फोर्स भी लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है, तब हम इसे वर्क डन कहते हैं। So if the force is applied on a body then it is called as a force is applied। और क्या हो रहा है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है, तब हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं वर्क। ओके, सो वर्क डन इज व्हाट इज वर्क डन, इट इज़ अ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। उसका फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क डन। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब आगे मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है, एनर्जी भी खर्च हो रही है यहाँ पर, है ना, और वर्क भी हो रहा है, फोर्स भी अप्लाई कर रहे हैं। ये पीछे के इमेजेस में हम देख सकते हैं कि वुडन ब्लॉक जो है उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, उसे मोशन मिल रहा है। कब, जब हम वेट अप्लाई कर रहे हैं। ओके, सो ये डिस्प्लेसमेंट और वर्क और फोर्स तीनों मिलकर, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब मिल जाते हैं, मतलब वर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज वर्क डन। ओके, सो उसका फॉर्मूला क्या है, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, और उसका यूनिट जो है ये न्यूटन है। क्यों, क्योंकि फोर्स का यूनिट जो होता है न्यूटन है और एस मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर है। तो न्यूटन मीटर मतलब उसे हम न्यूटन मीटर मतलब जूल, न्यूटन मीटर भी कह सकते हैं या फिर वर्क का यूनिट हम सिर्फ जूल कह सकते हैं। ये जो है ये MKS है, मैंने पिछले क्लास में बताया था MKS यूनिट और CGS यूनिट, और इसका CGS यूनिट जो है वो अर्ग है। ओके, सो ये आपका वर्क और इसके बारे में आपको बताया, क्योंकि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा होप। और आगे का जो क्लास है हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे, इसकी एक्सरसाइज जो है वो हम आगे कंप्लीट करेंगे। तो आप फिर से ये डेफिनेशंस ये सब कुछ दोबारा देख लो, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।